नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। सच कहूं तो जब भी हमारे दिमाग में राजस्थान का नाम आता है तो सबसे पहले क्या तस्वीर उभरती है? उड़ती हुई रेत, तपती धूप और पानी की भारी किल्लत, राइट? लेकिन आज हम इस पूरी धारणा को पलटने वाले हैं। आज की ये चर्चा राजस्थान की भौगोलिक मान्यताओं को पूरी तरह से तोड़कर रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और राजस्थान के पानी के इस अद्भुत रहस्य को सुलझाते हैं। अब जरा सोचिए, यकीन मानिए राजस्थान का 60% से भी ज्यादा पानी किसी समंदर या महासागर तक पहुंच ही नहीं पाता। जी हां, 60%। राज्य का ये विशाल जल एक आंतरिक प्रवाह प्रणाली बनाता है जो वहां के पूरे परिदृश्य पर हावी है। बाकी बचे हुए पानी में से लगभग 24% बंगाल की खाड़ी की ओर और मात्र 16% अरब सागर की ओर अपना रास्ता बनाता है। ये भौगोलिक आंकड़े सच में किसी को भी हैरान कर सकते हैं। आज हम इस पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारी इस जल यात्रा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के जल रहस्य की, फिर मरुस्थलीय नदियों की, उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी के मार्ग को देखेंगे, फिर अरब सागर की ओर जाने वाले रास्ते को समझेंगे और अंत में त्रिवेणी संगम और भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अरावली और थार के रेगिस्तान के बीच फंसे राजस्थान के इस अनोखे जल रहस्य की। ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या आंतरिक प्रवाह प्रणाली आखिर है क्या? देखिए, आम नदियां क्या करती हैं? समंदर में जा मिलती हैं। लेकिन यहां कहानी बिल्कुल अलग है। राजस्थान की ज्यादातर नदियां पहाड़ों से तो जन्म लेती हैं, लेकिन किसी समंदर या तट तक पहुंचने से पहले ही वो उस विशाल रेगिस्तान के रेत में ही कहीं समा जाती हैं। मतलब इनका जन्म और मरण दोनों ही जमीन पर होता है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, यानी मरुस्थलीय नदियां, जो इस आंतरिक प्रवाह का सबसे प्रमुख और दिलचस्प हिस्सा हैं। अब घग्गर नदी की ही बात ले लीजिए। इसकी कहानी सच में किसी फिल्म जैसी है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर ये नदी राजस्थान के टिब्बी में एंट्री लेती है। आमतौर पर तो ये रेत में ही लुप्त हो जाती है, लेकिन जब कभी भारी बाढ़ आती है तो ये एकदम आक्रामक हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को चीरती हुई सीधे पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। अगर हम इनलैंड नदियों की एक्सट्रीम्स की बात करें तो एक तरफ है कांतली नदी। ये राजस्थान की सीमाओं के भीतर पूर्ण बहाव के मामले में सबसे लंबी आंतरिक नदी है, जिसका पूरा सफर करीब 100 किलोमीटर का है। और वहीं दूसरी तरफ है काकनी, जो इस पूरी कैटेगरी की सबसे छोटी नदी है। काकनी, जिसे कई लोग मसूरदी के नाम से भी जानते हैं, इतनी छोटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर बहने के बाद जैसलमेर की बुद्ध झील में जाकर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि इतने एक्सट्रीम रेगिस्तानी माहौल में पानी के स्रोत कितने ज्यादा लोकल और सीमित हो सकते हैं। खैर, अब हम अपना रुख बदलते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, बंगाल की खाड़ी का मार्ग। राजस्थान का लगभग 1/4 पानी इसी तरफ जाता है। अब इतनी सारी नदियां हैं तो याद कैसे रखें? इसके लिए एक बड़ा ही मजेदार और क्लेवर शॉर्टकट है। बस याद रखिए, बाघ चब्बा, BAGCHBBA। ये बनास, गंभीर, चंबल और बेड़च नदियों को याद रखने का एकदम सटीक तरीका है। इससे सारे नाम उंगलियों पर याद हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। चंबल और बनास के बीच का अंतर समझना बहुत अहम है। चंबल वो शक्तिशाली नदी है जो राजस्थान से होकर गुजरती है और ये साल भर बहती है। दूसरी ओर बनास पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये पूरी तरह से मौसमी है। अब चंबल जैसी विशाल और उफनती नदी के पानी को मैनेज करना कोई आसान काम तो है नहीं। तो इसके लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 4 बड़े बांध बनाए गए हैं। इन्हें याद रखने का भी एक शानदार ट्रिक है। गांधी को राज्य करो, यानी मध्य प्रदेश में गांधी सागर और राजस्थान में कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। है ना आसान? और बनास नदी, इसके लिए जो नाम इस्तेमाल होता है वो सच में बहुत खूबसूरत है। वन की आशा नाम से ही पता चलता है कि ये नदी चंबल में मिलने से पहले पूर्वी मैदानी इलाकों के जंगलों और वहां के वन्य जीवों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। चलिए अब आते हैं चौथे पड़ाव पर। उन 16% पानी की बात करते हैं जो पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ एक लाइफलाइन बनकर बहता है। इस दिशा में बहने वाली नदियों को तुरंत याद करने के लिए एक और मजेदार वाक्यांश है हमारे पास। पल्लू संभाल,
PALLUSAMBHAL। ये बड़ी ही आसानी से पश्चिम बनास, लूनी, साबरमती और माही नदियों को दर्शाता है। इस पूरे अरब सागर सिस्टम में लूनी नदी का रोल बहुत बड़ा है। ये सूखे पश्चिमी इलाके के लिए एक वरदान है। इसी नदी प्रणाली पर स्थित है जवाई बांध, और इस सूखे इलाके में इसका महत्व इतना है कि इसे बड़े ही आदर के साथ मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। बिल्कुल सटीक नाम है ना? लूनी नदी के सबसे गजब की बात पता है क्या है? ये अपना कैरेक्टर ही बदल लेती है। अजमेर से एकदम मीठे पानी के साथ अपनी यात्रा शुरू करती है, लेकिन बालोतरा तक पहुंचते पहुंचते रेगिस्तान की नमक वाली मिट्टी इसे पूरा हारा कर देती है। एक ही नदी का बीच सफर में यूं मीठे से नमकीन हो जाना प्रकृति का एक अनूठा चमत्कार है। और अगर हम थोड़ा दक्षिण की तरफ जाएं तो माही नदी है, जो पूरी दुनिया के भूगोल में एक बहुत ही रिकॉर्ड बनाने वाली उपलब्धि हासिल करती है। ये नदी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बिल्कुल 2 बार काटती है। ग्लोबल लेवल पर यह एक बहुत ही रेयर ज्योग्राफिकल इवेंट है। इसी दक्षिणी जल प्रणाली को मजबूती देता है एक और मास्टरपीस, जाखम बांध। इसकी ऊंचाई पूरे 81 मीटर है। ये विशाल स्ट्रक्चर राज्य की शानदार इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत पड़ाव पर, त्रिवेणी संगम और राजस्थान के जल का भविष्य। भारत में त्रिवेणी संगमों का हमेशा से एक गहरा सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व रहा है। इन संगमों में बानास नदी अनडिस्प्यूटेड स्टार है। 4 प्रमुख संगमों में से 3, बिगोद, राजमहल और रामेश्वर, का निर्माण इसी नदी से होता है। वहीं दूसरी तरफ माही नदी बिनेश्वर में एक बेहद पवित्र संगम बनाती है, जो वहां के आदिवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा और पावन मिलन स्थल है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद, इन सूखी नदियों और भारी बांधों को देखने के बाद एक बहुत बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये जो प्राचीन नदियां लुप्त हो गई हैं, क्या इनके पुराने रास्तों को गहराई से समझना और उन्हें वापस जिंदा करना ही राजस्थान के पानी के संकट का अंतिम समाधान है, या ये प्रकृति का हमें कोई गहरा संकेत है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।